गांधी जी के नेक्स्ट आइडियोलॉजी में हम लोग आज बात करेंगे गांधीयन इकोनॉमिक्स, गांधीवादी अर्थव्यवस्था। ये एक इनफॉर्मल टर्म है। गांधी जी ने खुद इस प्रकार से एक टर्मिनोलॉजी कि कोई गांधीवादी अर्थव्यवस्था होती है ऐसा गांधी जी ने नहीं कहा, लेकिन उनके एक सहयोगी थे जो उन्हीं के साथ काम करते थे, जेसी कुमारप्पा। इन्होंने गांधीवादी अर्थव्यवस्था नामक ये जो टर्म है वो दिया था। ठीक है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था गांधी जी के उन विचारों का संग्रह है जो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस पर समय समय पर अपने आर्टिकल्स के रूप में और अपने भाषणों के रूप में गांधी जी ने दिया है। गांधी जी अल्टीमेटली एक मोरल थिंकर थे, एक मोरल फिलोसफर थे। इसलिए वो बात चाहे अर्थव्यवस्था की कर रहे हो, राजनीति की कर रहे हो, समाज की कर रहे हो, किसी भी विषय की बात कर रहे हो, उनके थॉट के केंद्र में हमेशा होती है एथिक्स या मोरालिटी। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्र में भी एथिक्स है, मोरालिटी है। इसलिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो बेस्ड है स्पिरिचुअल एंड सोशियो कल्चरल प्रिंसिपल ऑफ गांधी। अच्छा, यहां पर बार बार हम गांधी बोलते हैं, राष्ट्रपिता है गांधी जी भी हम बोल सकते हैं, लेकिन पढ़ाने की दृष्टि से थोड़ी न्यूट्रलिटी के सेंस के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहां उनको ऐसा बोलना कोई अपमान की भावना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो गांधी जी के जो आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत थे उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था में जो लिबरलिज्म में माना जाता है, लिबरलिज्म में माना जाता है कि मनुष्य एक रैशनल, मनुष्य एक विवेकशील और एक तार्किक प्राणी है। और ऐसा कह के लिबरलिज्म में बाजारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, एक फ्री कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए गांधी जी रिजेक्ट्स ह्यूमन बीइंग एज अ रेशनल एक्टर। गांधी जी इस बात से इनकार करते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील और एक तार्किक प्राणी है। इसका यह मतलब भी नहीं कि गांधी जी इंसान को मूर्ख मानते हैं, लेकिन यहां पर रैशनल शब्द का लिबरलिज्म में जो प्रयोग किया है वो ये है कि वो अपने अच्छे बुरे का स्वामी है, उसको अपना अच्छा बुरा का ज्ञान है, वो फ्री मुक्त प्रतिस्पर्धा कर सकता है। गांधी जी ने इस संदर्भ में कहा है कि मनुष्य एक विवेकशील या तार्किक प्राणी नहीं है। जो है आप लोग मानते हैं, मैं उसे नहीं मानता, क्योंकि आपकी ये जो सोच है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, ये सोच केवल और केवल मनुष्य को एक आर्थिक प्राणी बना करके रख देता है, एक इकोनॉमिक मैन बना देता है। यानी वो जीवन भर केवल और केवल अर्थ के बारे में सोचता रह जाता है, मनी के बारे में, कैपिटल के बारे में सोचता रह जाता है, अपने फायदे और अपने लाभ के बारे में सोचता रह जाता है। इसलिए गांधी जी इस धारणा को, जो कि लिबरलिज्म की धारणा है कि मनुष्य रैशनल है, मनुष्य इकोनॉमिक मैन है, मनुष्य सेल्फिश है, ये तमाम जो लिबरलिज्म की मान्यताएं हैं, गांधी जी इसको जो है इनकार करते हैं। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि ये अगर भावना रहेगी तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बॉन्ड्स, हमारी आवश्यकताएं सीमित होने की बजाय 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी ऐसी होती जाएगी, यानी मल्टीप्लाइड होती जाएगी। और गांधी जी का सिद्धांत है अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना। ठीक है, उतनी ही पैर पसारना जितनी चादर है, ये सिद्धांत है गांधी जी का। लेकिन अगर हम लिबरलिज्म के रैशनैलिटी वाले सिद्धांत को मान लेते हैं, इसका मतलब है हमारी आवश्यकताएं दिन 2 गुनी, 4 और रात 4 गुनी वाली जो कहावत है उस हिसाब से मल्टीप्लाइड होती जाएंगी, और आवश्यकताओं का बढ़ना ही फिर तमाम बुराइयों का जड़ हो जाता है। इसी से मटेरियलिज्म की भावना हमारे अंदर आती है, हम भौतिकवादी बन जाते हैं, और जो यथार्थवादी और जो आध्यात्मिक चीजें हैं उनसे हमारा मोह भंग हो जाता है, और हम वस्तु को ही, पदार्थ को ही सब कुछ समझते हैं, और हम चार्वाक फिलॉसफी के फॉलोवर बन जाते हैं। ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन, गांधी जी हद से ज्यादा औद्योगिकरण और हद से ज्यादा मशीनीकरण का विरोध करते हैं। हद से ज्यादा औद्योगिकरण का इसलिए विरोध करते हैं कि जब हद से ज्यादा उद्योग होगा तो ये वहां होना चाहिए जहां उद्योग के लिए पर्याप्त वातावरण है। लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां औद्योगिकरण होना चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। कृषि, पर्यावरण, मानवता, इन सब की कीमत पर औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार गांधी जी का कहना है कि मैकेनाइजेशन, हद से ज्यादा मशीनीकरण, हद से ज्यादा यंत्रीकरण मनुष्य को बेरोजगार और निकम्मा कर देता है। मनुष्य की भावनाएं मनुष्य के साथ जो जुड़ी हुई होती है वो समाप्त हो जाती हैं, और उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होता है। लोग बेरोजगार हो जाते हैं, वस्तु को उत्पादन का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाता है। ये तमाम चीजें गांधी जी मैकेनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध नहीं करते, लेकिन ओवर हो जाए, जैसा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्रिटेन में हुआ
गांधी जी उस ओवर की फीलिंग का विरोध करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जो बात है गांधी जी के अर्थव्यवस्था के सिद्धांत की। तो गांधी अर्थव्यवस्था का ये जो शब्द है, इसको उनके क्लोज एसोसिएट्स थे, उनके साथ काम करने वाले जे.सी. कुमारप्पा ने इस शब्द को दिया है। गांधीयन इकोनॉमिक सपोर्ट्स, गांधी जी की अर्थव्यवस्था में क्या क्या है? पहला, प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है हर देश अपने आप में जिन वस्तुओं को वो कंज्यूम करता है उनके प्रोडक्शन करने में उसको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, उसको इंपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब जब इंपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए तो उसको एक्सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट करने से हमारे यहां ये इंडिकेशन मिलता है कि हम उस चीज के प्रोडक्शन में सफिशिएंट नहीं है, और एक्सपोर्ट करने में ये भावना मिलती है कि हम आवश्यकता से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और गांधी जी कहते हैं ना आवश्यकता से कम हमें उत्पादन करना है, ना आवश्यकता से ज्यादा। इसलिए ना हमें दुनिया के साथ इंपोर्ट करना है ना एक्सपोर्ट करना है। गांधी जी के का मतलब है कंप्लीटली हर देश को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए इकोनॉमिक्स की फील्ड में। इस फीलिंग को कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म, माने ना आयात करेंगे ना निर्यात करेंगे, ठीक है, हम सेल्फ रिलायंट होंगे, हमारी आवश्यकता, हमारी भोग की जितनी वस्तु है हम खुद बनाएंगे, ना हद से ज्यादा उत्पादन करेंगे ना सीमा से कम। सीमा से कम उत्पादन करेंगे यानी हमारी वीकनेस को शो करता है, सीमा से ज्यादा उत्पादन करेंगे यानी ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन या ओवर प्रोडक्शन को शो करता है। और जैसे ही ओवर प्रोडक्शन हुआ आदमी के दिमाग में मनी माइंड आया, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं मनी के लिए, और मनी माइंड आदमी के अंदर आया और उसके प्रोडक्शन का जो पवित्र उद्देश्य है, प्रोडक्शन का उद्देश्य है लोगों की जो नीड है उसको फुलफिल करना, ठीक है, उससे मुनाफा कमाना, थोड़ा बड़ा कमाओ लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि उस मुनाफा के पीछे पड़ जाओ और उत्पादन का जो असली उद्देश्य है लोगों की आवश्यकता की पूर्ति को पीछे रह जाए। इस फीलिंग को कहते हैं प्रोडक्शनिज्म, ठीक है। दूसरी है उनकी नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब यही है राष्ट्रवाद, और गांधी जी का राष्ट्रवाद लिबरल है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है गांधी जी के राष्ट्रवाद में। गांधी जी कहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हो कि हमारे देश के हर धर्म, हर जाति, हर व्यवस्था के व्यक्ति को उसमें लाइवलीहुड का अवसर मिलना चाहिए। हमारे देश की सीमाओं के भीतर हमारी जितनी आवश्यकता की चीजें हैं उनके उत्पादन में हमें दिन रात प्रयास करना चाहिए, और एक दिन ऐसा आना चाहिए जब हम अपने उपभोग की सारी चीजों में हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं। यही गांधी जी का नेशनलिज्म है। लिमिटेशन ऑफ वांट्स, गांधी जी कहते हैं अर्थव्यवस्था का उद्देश्य हमारी आवश्यकताओं को असीमित करना नहीं है, लेकिन आज दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी आवश्यकताओं को असीमित करते हैं। केवल दूध पियो नहीं, दूध नहीं, दूध के साथ हॉर्लिक्स भी पियो, बॉर्नवीटा भी पियो, कैलोग्स भी खाओ, फिर बॉर्नवीटा का बिस्किट भी आ गया, फिर ये आ गया। तो हमारी आवश्यकताओं को मल्टीप्लाइड करते जाना है आज की अर्थव्यवस्था। गांधी जी कहते हैं अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए लिमिटेशन ऑफ वांट्स, आवश्यकता को कम से कम करना, ठीक है। तो अति आवश्यकता, अति उत्पादन, ये सब गांधी जी की, क्योंकि अति से ज्यादा उपभोग करेंगे हमारे अंदर भौतिकवादी चेतना आएगी, और भौतिकवादी चेतना आने के कारण हम स्पिरिचुअलिज्म से, ट्रुथ से, नॉन वायलेंस से दूर हो जाएंगे और हम खुद एक मशीन बन के रह जाएंगे जो जीवन भर केवल और केवल यूटिलाइजेशन के लिए और बेनिफिट के लिए काम किया है। इसलिए आवश्यकताओं को सीमित होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्टीशिप हम लोग थोड़ा अभी डिटेल में पढ़ते हैं। ये भी उनका क्लास कॉर्पोरेशन, गांधी जी की अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद की तरह क्लास स्ट्रगल नहीं है। पूरा समाज दो वर्गों में, एक पूंजीवाद और एक मजदूर वर्ग, और दोनों में एक परस्पर विरोध है। गांधी जी कहते हैं हमारा समाज एक ऐसा समाज होगा जिसमें हर फील्ड में क्लास कॉर्पोरेशन होगा, वर्गों के बीच में समन्वय होगा, वर्ग मिलजुल करके काम करेंगे, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होगा। स्वदेशी हम लोग डिटेल से इसके पहले पढ़ चुके हैं। गांधी जी की अर्थव्यवस्था में एक फीलिंग ये भी है कि जब हम सेल्फ रिलायंट होंगे अपने उपभोग की सभी चीजों में तो स्वदेशी बढ़ेगा। गांधी जी मानते हैं कि जिस देश ने हमें गुलाम बनाया, अगर हम उन्हीं के वस्तुओं को उपभोग करेंगे तो हम जीवन में कभी भी आजादी नहीं प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो विदेशी वस्तुओं का उपभोग एक प्रकार से अप्रत्यक्ष गुलामी है, गांधी जी ऐसा मानते थे, क्योंकि धीरे धीरे करके वो हमारी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और फिर एक दिन राजनीति पर और एक दिन पूरे समाज पर वो जो है कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते हैं और हम गुलाम बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास ऐसा ही है, उन्होंने पहले हमें आर्थिक गुलाम बनाया। इसलिए गांधी जी कहते हैं स्वदेशी आर्थिक गुलामी से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। लिमिटेड मैकेनाइजेशन, गांधी जी कहते हैं मशीनीकरण बुरा नहीं है, मशीनीकरण एक लिमिटेड मात्रा में होनी चाहिए। उस हद तक मशीनीकरण
मशीनीकरण करना चाहिए जिस हद तक हमारे यहाँ के जो लेबर्स हैं वो बेरोजगार ना हो। मशीन का उद्देश्य श्रम को कम करना है, श्रम को समाप्त करना नहीं। तो वहां तक मशीनीकरण गांधी जी सपोर्ट करते हैं जहां तक इससे व्यापक मात्रा में बेरोजगारी नहीं होती। ऐसे मशीनों का गांधी जी समर्थन करते हैं जो मानव श्रम द्वारा रिप्लेसेबल नहीं है। लेकिन ऐसा कोई काम है जिसको मानव का श्रम 2 मानव, 4 मानव, 10 मानव, 20 मानव, 100 मानव उस काम को कर सकते हैं, तो उसके लिए मशीन की जरूरत नहीं है। गांधी जी कहते ऐसे मशीन होने चाहिए जो काम मनुष्य उतनी स्पष्टता, उतनी सफाई के साथ नहीं कर सकता। गांधी जी इसमें सिलाई मशीन, उस समय एक कंपनी चलती थी स्विंग, SEWING, स्विंग मशीन, उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जितनी सफाई से ये मशीन कपड़ा सिल देता है, उतनी सफाई से और उतनी तेजी से और उतने बेहतर ढंग से मानव का श्रम उसको नहीं कर पाता, इसलिए यहां तक सिलाई मशीन का काम ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, सिलाई करने में एक व्यक्ति बिजी होता था और सिलाई मशीन भी एक ही व्यक्ति का काम लेता है, तो कोई ऐसा मशीन जो 10 लोगों के काम को छीन ले, ऐसे मशीन की जरूरत नहीं। ऐसा कोई मशीन जो एक का काम छीना हो, 2 का काम छीना हो, यहां तक ठीक है। ठीक है, तो यह है गांधी जी के मशीनीकरण पर उनका विचार। रूरल इकोनॉमी, गांधी जी बोलते हैं अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। हर चीज का हमारा उत्पादन ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, उन्हीं पर, वहीं से जो कच्चे माल मिलता है उन्हीं कच्चे मालों से हमें वहीं पर उद्योग धंधे लगा करके फिनिश गुड्स बनाने चाहिए। शहरीकरण के गांधी जी सख्त खिलाफ हैं और आज हम देख रहे हैं कि शहरीकरण के कितने दुष्परिणाम निकल रहे हैं। गंदी बस्तियों का होना, बीमारी का होना, बेरोजगारी का होना, क्लाइमेट चेंज का होना, ये तमाम शहरीकरण के नेगेटिव इंपैक्ट हैं। और आज वास्तव में गांधी जी की ये विचार रिलेवेंट हो रहे हैं। लोग गांवों की ओर लौट रहे हैं, गांवों की तरफ आशा की नजरों से देखा जा रहा है। और वैसे भी यदि देखा जाए तो शहरों की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था गांवों पर ही इनडायरेक्टली निर्भर करती है। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, गांधी जी कहते हैं कि हमें अपने उपभोग की सारी वस्तु खुद बनानी है, लेकिन मान लीजिए कोई वस्तु हम नहीं बना पा रहे हैं और उसका हम किसी दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उस वस्तु का सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है उस पर विचार करना है। जैसे अभी हम मान लीजिए पेट्रोलियम मंगाते हैं दूसरे देशों से, गांधी जी कहते हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पेट्रोलियम नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम का कोई सब्स्टिट्यूट होगा, उस सब्स्टिट्यूट को डेवलप करो और धीरे धीरे इंपोर्ट पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर दो। तो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जो भी अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है आप उसको डेवलप कीजिए और आप इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम कीजिए। तो इंपोर्ट वाली चीज अपने आप आपने दूसरी चीज से सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी इंपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विचार है गांधी जी के। इनमें से कुछ विचारों को हम आगे थोड़ा डिटेल से समझेंगे। गांधी सेट अप आश्रम टू परफॉर्म ऑल दी अबव कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली। गांधी जी ने कुछ आश्रमों की स्थापना की और वहां पर उन आश्रमों में जो लोग रहते थे, गांधी जी के अनुयायी, जिनको गांधी जी सत्याग्रही कहते थे, वे खुद इन सिद्धांतों को प्रैक्टिकली उस आश्रम में हजारों की संख्या में लोग रह करके ये काम करते थे। वहीं पर छोटा सा फार्म हाउस होता था, वहां पर कृषि करते थे, कुटीर उद्योग होता था, चरखे चलाते थे, अपने कपड़े खुद धोते थे, ठीक है, अपना लाइफ स्टाइल खुद मेंटेन करते थे, स्वदेशी का पालन करते थे, सत्य अहिंसा इत्यादि सारे सिद्धांतों का पालन इन आश्रमों में किया जाता था। तो गांधी जी के सारे सिद्धांतों पर यदि प्रैक्टिकली मॉडल यदि देखना है तो उनके आश्रम उनके जीते जागते उदाहरण हुआ करते थे। फॉलोवर्स, गांधी जी के बहुत सारे उद्योगपति ऐसे हुए, बहुत सारे पूंजीपति ऐसे हुए जिन्होंने गांधी जी की अर्थ व्यवस्था वाले सिद्धांतों का खुद अपने यहां पालन किया। ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट है, घनश्याम दास बिड़ला, GD बिड़ला, JRD टाटा, जमनालाल बजाज, अंबालाल साराभाई, ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण उद्योगपति हैं जिन्होंने गांधी जी का बड़ा सहयोग भी किया है और गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाया है। तो इनको हम गांधीयन इकोनॉमिस्ट कहते हैं। ठीक है, जितने तो कभी मान लो आ जाए एग्जाम में कि इनमें से कौन गांधीयन इकोनॉमिस्ट है कौन नहीं है, अब उनमें अमर्त्य सेन भी दे दे तो अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट तो है लेकिन गांधीयन इकोनॉमिस्ट नहीं है। ठीक है, गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक्स दैट हर्ट्स द मोरल वेलबीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल और नेशन इज इमोरल एंड देयरफॉर सिंफुल। वही बताया, गांधी जी एथिकल फिलोसफर है, इसलिए हर जगह एथिक्स की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में भी गांधी जी कहते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का मतलब लूटपाट करना, चोरी करना, चकारी करना, लूट लेना, झूठ बोलना, ये सब अर्थव्यवस्था नहीं है। कोई भी अर्थव्यवस्था जो व्यक्ति और राष्ट्र दोनों की नैतिकता का हनन करता हो, ऐसी अर्थव्यवस्था ना केवल इमोरल है बल्कि सिंफुल है, यानी ना केवल अनैतिक है बल्कि पाप है ऐसी अर्थव्यवस्था।
केवल रोजी कमाने के नाम पर हम दूसरों से झूठ बोले, दूसरे से चोरी करें, मिलावट करें, जमाखोरी करें, ठीक है, भाव बढ़ा करके बेचे, ये तमाम जो काला बाजारी वगैरह है, भ्रष्टाचार है, इन सबका गांधी जी विरोध करते हैं कि अर्थव्यवस्था हो चाहे दुनिया की कोई भी व्यवस्था हो, नैतिकता केवल और केवल मनुष्य के लिए बनी है, इसलिए नैतिकता सब जगह होनी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कंसीडरेशन टू मैन नॉट मनी। गांधी जी की अर्थव्यवस्था में यह माना गया है कि व्यक्ति को महत्व दीजिए, पैसा को नहीं। लेकिन आज की अर्थव्यवस्था क्या है? व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है, हमारा मतलब केवल और केवल पैसा से है। हम कैसे पैसा कमाएं, कैसे पैसे को और ज्यादा करें और प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइजेशन करें, यही लिबरलिज्म का दोष है कि बस उसमें दिन रात हम अपनी आमदनी को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते रहते हैं और व्यक्ति को हम नजरअंदाज कर देते हैं। गांधी जी कहते नहीं, इकोनॉमिक्स में भी असली केंद्र में है व्यक्ति। जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था कोई काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। सिंपल लिविंग। गांधी जी की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है साधारण जीवन। जब हम साधारण जीवन जिएंगे तो नो नीड नो एंड, क्योंकि गांधी जी ये कहते हैं कि वैसे तो नो एंड ऑफ एपेटाइट, हमारी जो भूख है, क्षुधा है, लोभ है, लालच है, उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, इसका एक ही अंत है, सिंपल लिविंग। जब हम साधारण जीवन जीने लगेंगे तो हमारी क्षुधा, भूख, लोभ, लालच का अंत हो जाएगा, और जब इनका अंत हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी उतना ही प्रोडक्शन करेगी जितनी हमारी जरूरत है, और हमारी जरूरत काफी कम है, काफी सीमित है। यही गांधी जी कहते हैं लिमिटेशन ऑफ वांट्स। ठीक है, अब गांधी जी के इकोनॉमिक्स में एक और सिद्धांत है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का उपयोग करना चाहिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जगह पर। आज के समय में हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शब्द का प्रयोग करते हैं। गांधी जी कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है अपनी लाइफ में हम कितनी कंफर्टेबिलिटी के साथ में जी रहे हैं, उसको व्यक्ति स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कहता है। यदि कोई आदमी के घर में पंखा लगा है और किसी के यहां कूलर लगा है, किसी के यहां एसी लगा है गर्मी के दिनों में, तो एसी वाले के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, कूलर वाले का उससे कम है, पंखा वाले का उससे कम है, और जिसके पास नहीं है उसका बिल्कुल भी जो है घटिया उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन अगर हम इसी को दूसरी दृष्टि से देखें कि मान लीजिए जिस व्यक्ति के पास में पंखा नहीं है, वो इकोनॉमिकली कैपेबल है पंखा, कूलर, एसी सबके लिए, लेकिन उसने अपने आप को इस तरीके से साध लिया है कि उसको सर्दी गर्मी की फीलिंग नहीं होती, यानी वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग है। ठीक, उसकी तुलना में पंखा वाला कम स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, कूलर वाला और कम, और जो एसी वाला है वो स्पिरिचुअली सबसे वीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की दृष्टि से एसी वाला महान है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की दृष्टि से वो व्यक्ति जिसने अपने आप को साध लिया और उसको गर्मी नहीं लग रही, वो महान है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एक मोरल टर्मिनोलॉजी है, एक स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी है, जिसमें ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, डिसोबीडियंस, ये सारे अच्छे सिद्धांत स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में आते हैं। यानी ये नॉन मटेरियल सेटिस्फैक्शन की बात करता है, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये मटेरियल सेटिस्फैक्शन की बात करता है। तो आज के दौर पे हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के पीछे भागते हैं। गांधी जी कहते हैं आप स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के पीछे भागिए। आपके जीवन में संतोष कितना है, आपके जीवन में तप कितना है, आपके जीवन में सत्य कितना है, आपके जीवन में अनुशासन कितना है, ये तमाम चीजें अगर आपके पास है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हाई है। और अगर आपके पास मटेरियल थिंग्स बहुत सारे हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है। तो आज हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के पीछे भाग रहे हैं। गांधी जी बहुत पहले बोल चुके हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का प्रिंसिपल होना चाहिए। स्मॉल स्केल एंड लोकली ओरिएंटेड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक तो स्मॉल स्केल, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों से प्रोडक्शन होना चाहिए, बड़े बड़े कल कारखाने नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े कल कारखाने एक तरफ पूंजीवाद को आश्रय देते हैं, धन के संचय को आश्रय देते हैं, दूसरे के शोषण के लिए हमें उकसाते हैं। इसके साथ साथ मशीनों से विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय नुकसान होते हैं, लोगों का रोजगार छिन जाता है। इसलिए गांधी जी कहते हैं बड़े उद्योगों की जगह छोटे छोटे उद्योग ग्रामीण स्तरों पर हमें लगाना चाहिए, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो लोकल नीड को ध्यान में रख करके प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। ठीक है, विदेश को या दूसरे गांव को ध्यान में रख करके प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें लोकल रिसोर्स का यूज करना चाहिए। लोकल रिसोर्स का यूज करेंगे, लोकली प्रोडक्शन करेंगे, लोकली लोगों के लिए करेंगे। इसी को आज के दौर पे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है लोकल फॉर वोकल, यानी लोकल की डिमांड ज्यादा से ज्यादा कीजिए, लोकल की मांग ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ठीक है, एंड मीटिंग लोकल नीड। ठीक है,
जब ऐसा हम करेंगे तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट हमारे उसी क्षेत्र में जहां पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहां पर कंजप्शन हो रहा है, वहीं पर हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जब हर आदमी एम्प्लॉयड होगा तो गांधी जी के सर्वोदय का सिद्धांत, सबका उदय, सबका भला, सबका कल्याण, ये सिद्धांत की पूर्ति हो जाएगी। टेक्नोलॉजी, तकनीक के बारे में गांधी जी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लेबर का उपयोग हो, ठीक है, लेबर यूजिंग नॉट लेबर रिप्लेसिंग, माने तकनीक ऐसी हो जो श्रम को रिप्लेस ना करता हो बल्कि श्रम का उपयोग करता हो। ऐसी तकनीक हमारे लिए जरूरी है। जैसे सिलाई मशीन, सिलाई मशीन का उदाहरण है कि एक आदमी बैठ करके सिलाई कर रहा है, और वैसे भी सिलाई एक या दो आदमी करते हैं। तो सिलाई मशीन जो है उसने लेबर का यूज करके प्रोडक्शन किया है, लेबर को रिप्लेस कर करके नहीं। आजकल बहुत सारे ऐसे मशीन आ गए हैं जहां एक इंस्ट्रक्टर होता है, और वो भी लेबर वाला नहीं होता, वो फिजिकल लेबर वाला नहीं होता, मेंटल लेबर करता है, कमांड दे दिया, प्रोडक्शन अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं ऐसी तकनीक ठीक नहीं है, ठीक है। तो गांधी जी का कुल मिलाकर के नो एब्सोल्यूट अपोज ऑफ मशीनरी, मशीनों को गांधी जी एब्सोल्यूट अर्थों में विरोध नहीं करते, वो ऐसे मशीनीकरण का विरोध करते हैं जो मानव श्रम को रिप्लेस कर देती है, व्यक्तियों को बेरोजगार कर देती है। गांधी जी कहते हैं मशीनों के हजारों हाथ होते हैं और मशीन राक्षस के समान होती है जो हजारों मजदूरों के रोजगार को निगल जाती है। तो गांधी जी ऐसे मशीनीकरण का विरोध करते हैं। ट्रस्टीशिप, उनका बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है ट्रस्टीशिप। हिंदी में इसको कहते हैं न्यासिता का सिद्धांत, प्रन्यास का सिद्धांत या निक्षेप का सिद्धांत। हिंदी में कोई भी टर्मिनोलॉजी प्रयोग करें, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अंग्रेजी में उसके लिए है ट्रस्टीशिप। गांधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है कि सरप्लस वेल्थ एबव व्हाट इज नेसेसरी टू मीट बेसिक नीड्स एंड इन्वेस्टमेंट should be held as a trust for the welfare of all, particularly the deprived and poorest। गांधी जी ये न्यासता का सिद्धांत जो समाज में अमीर वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, भूमिपति लैंडलॉर्ड्स हैं, कैपिटलिस्ट हैं, रिच लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए है ये सिद्धांत। तो गांधी जी कहते हैं कि ऐसे अमीर लोग, ऐसे उद्योगपति, ऐसे पूंजीपति, ऐसे भूमिपति, ऐसे लोग जिनके पास अपनी आवश्यकता और इन्वेस्टमेंट, अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद और इन्वेस्टमेंट पूरी करने के बाद जो राशि, जो मुद्रा, जो करेंसी उनके पास बचती है, वो सारा पैसा वो अपने एक ट्रस्ट को दे दें, और वो ट्रस्ट समाज द्वारा बनाया गया एक ट्रस्ट होगा। उस ट्रस्ट में सारे अमीर लोगों के पास से आवश्यकता से अधिक का जो धन है वो वहां ले जाकर के जमा कर दिया जाएगा, और उस पैसे से फिर समाज के जितने गरीब और दलित वर्ग के लोग हैं उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाएगा। यह है न्यासिता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में गांधी जी कहते हैं कि एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, उसने जो भी पाया है, धन पाया, संपदा पाई, मान पाया, सम्मान पाया, शक्ति पाया, संसाधन पाया, विवेक पाया, वो जो भी पाया इस समाज के कंट्रीब्यूशन से पाया। यदि समाज ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता तो व्यक्ति आज जिस स्थिति पे होता है उस स्थिति पे नहीं होता, यानी व्यक्ति समाज का ऋणी है। इसलिए हर व्यक्ति को यह चाहिए कि उसके पास जो भी चीज आवश्यकता से अधिक है, धन आवश्यकता से अधिक है, खेत खलिहान आवश्यकता से अधिक है, कपड़े आवश्यकता से अधिक है, ज्ञान आवश्यकता से अधिक है, शक्ति आवश्यकता से अधिक है, उन सारी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का वो व्यक्ति ट्रस्टी है, ऑनर नहीं। ऑनर का मतलब ये मेरा है और मैं ये किसी को नहीं दूंगा, ये फीलिंग कहलाती है ऑनर। लेकिन कोई चीज संसार में मेरी नहीं है क्योंकि मैंने उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचर, सोसाइटी और ह्यूमन बीइंग के कंट्रीब्यूशन से ही पाया है। अगर उसमें नेचर का, सोसाइटी का और लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो वो चीज कभी बन ही नहीं पाती, फिर वो चीज मेरी हो ही नहीं पाती। तो गांधी जी कहते हैं संसार में जितनी वस्तु जिसके पास है वास्तव में वो उसका स्वामी नहीं है, वो उसका ट्रस्टी, ट्रस्टी माने उसका संरक्षक है, उसका देखभाल करने वाला है। इसलिए पूंजीपतियों से गांधी जी कहते हैं कि आप लोगों के पास जो आवश्यकता से अधिक धनराशि है वास्तव में आप उसके मालिक नहीं है। ये मालिकाना संबंध कहां पर है? लिबरलिज्म में। लिबरलिज्म कहता है कि जो कुछ मेरा है, थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट, न्यू लिबरलिज्म याद कीजिए, जो कुछ मेरा है वो मेरा है, उसको मैंने अपने श्रम, अपने बाहुबल से कमाया है, मैं किसी को नहीं दूंगा। गांधी जी कहते नहीं, आप जब उसके मालिक हैं ही नहीं तो आप उसको कैसे अपने पास रखेंगे? आप उसके ट्रस्टी हैं,
ठीक है। और समाज का कर्ज चुकाने के लिए जरूरी है कि आप उसका जो आपकी आवश्यकता से अधिक है उसे आप समाज में वापस एक ट्रस्ट के माध्यम से लौटा दे। ये है गांधी जी का सिद्धांत, ठीक है। मैन एज अ ट्रस्टी ऑफ ऑल ही हैड इंक्लूडिंग हिज पावर, कैपेसिटी एंड टाइम। व्यक्ति के पास जो कुछ है उसका वह ट्रस्टी है। ट्रस्टी माने केवल संभाल करने वाला, देख रेख करने वाला, मालिक नहीं, ठीक है। चाहे वो शक्ति हो, कैपेसिटी हो, टाइम हो। ठीक है। इस सिद्धांत का मतलब है इट इंटेंड टू अवॉइड द एविल्स एंड कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या कहते हैं, आपके पास जो है आप उसके स्वामी हो। सोशलिज्म क्या कहता है, आपके पास जो है आप उसके स्वामी नहीं हो, राज्य उसका स्वामी है, समाज उसका स्वामी है। गांधी जी इन दोनों के बीच का ब्रिज बनाते हैं और ये कहते हैं कि आपके पास जो है आप उसमें से उतने के ही स्वामी हैं जितनी आपकी आवश्यकता है। उसके आवश्यकता के बाद जितनी चीजें बची आप उसके स्वामी नहीं हो। तो उसका स्वामी कौन है? सोशलिज्म कहता है उसका स्वामी समाज है। गांधी कहते समाज नहीं है, एक ट्रस्ट बनाया जाएगा और इस ट्रस्ट में कौन होंगे? हम ज्यादातर मेंबर्स उस ट्रस्ट में पूंजीपति, जमींदार और जो अमीर वर्ग के लोग हैं वही उसके ट्रस्टी होंगे। कोई गरीब आदमी ट्रस्टी नहीं होगा। तो अमीर आदमी ही उस ट्रस्ट के मेंबर होंगे और उन्हीं के माध्यम से उन्हीं का पैसा समाज के वंचित लोगों के पास जाएगा। तो इससे वे अमीर और पूंजीपति लोग अपना जो सोशल ऑब्लिगेशन है, अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसका भी पूर्ति कर देंगे। और एक तरफ पूंजीपतियों का पैसा गया लेकिन दूसरी तरफ समाज में उनका सम्मान, उनका ओहदा बढ़ेगा, उनको लोगों से विश्वास मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनको अगर एक तरफ पैसा गया तो दूसरी तरफ मान सम्मान मिला तो कहीं किसी प्रकार से नुकसान उनको नहीं। ठीक है। तो गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है ये लिबरलिज्म और सोशलिज्म की जो एक्सट्रीम है उनके बीच का मॉडरेट फेज है। लिबरलिज्म एक्सट्रीम बात करता है, थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट, जो मेरा है मैं किसी को नहीं दूंगा। सोशलिज्म कहता है जो तेरा है वो सब समाज का है, समाज जब चाहे तुमसे ले सकता है। गांधी जी कहते हैं नहीं, जो तुम्हारा है उसमें से जो तुम्हारी आवश्यकता का है वो जो तुम्हारा है तुमसे कोई नहीं छीन सकता। उससे ऊपर का जो है वो ना तुम्हारा है ना समाज का है, वो ट्रस्ट का है। और ट्रस्ट में जो चीज है वो तुम्हारे द्वारा ही समाज के वंचित लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है। ये सिद्धांत सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट नेशनलाइजिंग इट, गांधी जी का ये सिद्धांत जिसमें समाजवाद कहता है कि समाज में जितनी चीजें हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, सबका नेशनलाइजेशन कर दिया जाएगा। नेशनलाइजेशन माने अब सारी प्रॉपर्टी नेशन की हो गई। आपका घर द्वार, बंगला, मोटर गाड़ी, आपकी कल कारखाने, सब कुछ नेशनलाइजेशन कर दिया और आप एक किराएदार के रूप में उसका उपयोग करते हैं और जब चाहे आपसे वो चीजें छीनी जा सकती है। ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि हमें जो समाज में रिसोर्सेस हैं उनका सोशलाइजेशन करना है, नेशनलाइजेशन नहीं। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है यहां कानून है, सोशलाइजेशन का मतलब है यहां नैतिकता है। तो यहां पर गांधी जी इन अमीर लोगों की नैतिकता को जगा करके यह प्रयास करते हैं कि आपके पास जो आवश्यकता से अधिक है वो आप समाज को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इससे समाजीकरण की भावना, सामाजिक सौहार्द की भावना बढ़ेगी। नेशनलाइजेशन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कानून बनाकर नेशनलाइजेशन किया जाता है तो वो कंपलसरी हो जाता है, लेकिन सोशलाइजेशन वॉलेंटरी है, आत्मा की आवाज पर केंद्रित है। ठीक है। इसके अलावा गांधी जी पूंजीपतियों को पूर्ण रूप में भ्रष्ट कर देना नहीं चाहते। समाजवाद चाहता है एक भी पूंजीवाद ना हो, सारे पूंजीवादियों को भ्रष्ट कर दिया जाए। गांधी जी का कहना है अगर पूंजीवादी नहीं रहेंगे तो मजदूर भी नहीं रहेंगे और जब दोनों नहीं रहेंगे तो अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स हो जाएगी। तो गांधी जी पूंजीपतियों के विरोधी नहीं है, लेकिन वो पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करके उनके पास जो आवश्यकता से अधिक है वो समाज में बांटने की बात करते हैं। समाजवाद पूंजीवाद को नष्ट कर देने की बात करता है, उदारवाद पूंजीवाद को बढ़ाने की बात करता है। ठीक है। प्रोडक्शन बाय मासेस नॉट मास प्रोडक्शन। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में कहा गया है कि प्रोडक्शन बाय मासेस यानी उत्पादन लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। ये मास प्रोडक्शन है। मास माने यहां दो मास का अलग अलग अर्थ है। पहले मास का अर्थ है लोग और दूसरे मास का अर्थ है बहुतायत, एबंडेंट। ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं, लोगों के द्वारा उत्पादन, मशीनों के द्वारा उत्पादन नहीं, लोगों के द्वारा उत्पादन। ठीक है। तो ये अंग्रेजी में जम रहा है प्रोडक्शन बाय मासेस नॉट मास प्रोडक्शन। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ओनर ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्रोड्यूसर। गांधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है ये जो ओनर है मींस ऑफ प्रोडक्शन का, अर्थात जो पूंजीपति है और जो मजदूर है, उनके बीच में
उनकी अंतरात्मा को जगाने वाला सिद्धांत है। लिबरलिज्म में क्या, उदारवाद में क्या होता है? पूंजीवाद और मजदूर दोनों एक दूसरे घोर शत्रु। समाजवाद में क्या होता है? पूंजीवाद ही नहीं है, केवल और केवल मजदूर वर्ग के लोग हैं। गांधी जी के सिद्धांत में पूंजीपति भी हैं और मजदूर वर्ग भी है। हमने किया क्या? उन दोनों की अंतरात्मा को जगा करके उन दोनों के बीच का जो संघर्षमय स्थिति था उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया और उन दोनों के बीच में संघर्ष की जगह गांधी जी ने अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से सहयोग की स्थापना कर दी। ठीक है, तो जब अपने आवश्यकता से अधिक राशि का वितरण एक पूंजीपति अपने मजदूरों में करेगा तो मजदूरों में पूंजीपति के प्रति संघर्ष की नहीं बल्कि सहयोग की भावना आएगी। इफ मिनिमम वेज, व्हाई नॉट लिमिटेशन ऑन मैक्सिमम इनकम एंड वेल्थ। गांधी जी कहते हैं कि दुनिया भर में चर्चा होती है न्यूनतम मजदूरी कि कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए, तो अधिकतम आय और अधिकतम संपत्ति का भी नियम क्यों नहीं होना चाहिए? तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में यही है कि यहां एक तरफ न्यूनतम वेज होगा, वहीं एक तरफ मैक्सिमम इनकम की लिमिट भी होगी। उस मैक्सिमम इनकम से ऊपर की जो राशि है वो सीधे ट्रस्ट में चली जाएगी। इफ मनी इज पावर लेबर टू, गांधी जी कहते हैं कि पूंजीवाद में माना जाता है कि मनी ही सारी शक्ति है, तो श्रम भी तो एक शक्ति है। ठीक है, शक्ति का परिभाषा क्या है? किसी चीज को प्रभावित करने की क्षमता। तो शक्ति लेबर भी है और मनी भी है। तो जो पूंजीपति है वो अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं क्योंकि उनके पास मनी है, तो गांधी जी कहते हैं मजदूर भी शक्तिशाली है क्योंकि उनके पास श्रम है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से पूंजीपति और मजदूर एक दूसरे को कमतर ना आके, एक दूसरे को इंफीरियर सुपीरियर ना माने, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। केवल मनी हो जाए और लेबर ना हो तो काम नहीं बनेगा, केवल लेबर हो जाए मनी ना हो तो भी काम नहीं बनेगा। प्रोडक्शन गाइडेड बाय सोशल नीड्स नॉट बाय पर्सनल ग्रीड। गांधी जी कहते हैं कि हम जो भी उत्पादन करते हैं उसका जो केंद्र बिंदु है, उत्पादन करने का हमारा उद्देश्य अपनी सामाजिक जरूरतों को पूरा करना होना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत लाभ को बढ़ाना, अपनी व्यक्तिगत लालच की पूर्ति करना नहीं होना चाहिए। अब अगला एक कॉन्सेप्ट है ब्रेड लेबर। द ओनर्स ऑफ द फैक्ट्रीज वाज टू वर्क along with his employees, take no more than what he needed for a moderately comfortable life, looked on them as members of his family, and he is jointly responsible with them for the management of industry and to provide healthy working conditions and welfare for them and their families. Bread labor, हिंदी में इसको कहते हैं रोटी के लिए मजदूरी। यह है उनका सिद्धांत। गांधी जी क्या कहते हैं कि जो कल कारखानों के मालिक हैं उनको भी अपने मजदूरों के साथ काम करना चाहिए, फिजिकल लेबर उसको भी करना चाहिए। वो केवल कुर्सी में बैठ के आर्डर देने वाला व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि he will be one among the workers, वो कामगारों में से एक होगा। ठीक है, लेकिन वो उतना काम नहीं करेगा जितना काम एक मजदूर करता है, लेकिन उसको उतना काम करना ही पड़ेगा फिजिकल लेबर जितने की रोटी वो खाता है। अगर दिन भर में 10 रुपए की रोटी खाता है और दिन भर में 8 घंटे मजदूरी की जाती है मान लीजिए, और 1 घंटे की मजदूरी की कीमत है 10 रुपए, और उस व्यक्ति को भी रोटी के लिए 10 रुपए चाहिए, तो 1 घंटे उस व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। यह है गांधी का सिद्धांत। इसके अलावा जो ओनर्स है वो मजदूरों के साथ खुद भी काम करेंगे, इसके अलावा वो अपनी मैनेजमेंट संबंधी दूसरी जो जिम्मेदारी है उनको भी संभालेंगे, मजदूरों की देखरेख करेंगे, मजदूरों को अपना फैमिली मेंबर जैसा मानेंगे और मजदूर के परिवार के वेलफेयर के लिए जो कुछ आवश्यक होगा वो सब कुछ करेंगे। ये है ब्रेड लेबर का कॉन्सेप्ट। अगली लाइन में और अच्छे ढंग से हम लोग समझते हैं, इट एक्सपेक्टेड एवरीबॉडी टू डू फिजिकल लेबर। ब्रेड लेबर का मतलब यह है कि संसार में जितने भी लोग हैं, राजा है, रंग है, पूंजीपति है, मजदूर है, सबको कम से कम उतना शारीरिक श्रम करना चाहिए जितने की वह रोटी खाता है। इससे उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि मैं अपनी फिजिकल लेबर से कमाया हुआ जो है धन और उससे आई हुई रोटी का मैं उपभोग कर रहा हूं। ठीक है, तो everybody to do physical labor towards production of at least to compensate for the bread that they consume. ठीक है, apart from the other function suited to his aptitude and qualification. इसके अलावा वो दूसरा काम नहीं करे, मैनेजमेंट का काम करे, जो उसके क्वालिफिकेशन और एप्टीट्यूड को सूट करता है उस हिसाब से वो दूसरा कोई भी काम करे, लेकिन कम से कम उतने समय तक वो जरूर फिजिकल लेबर करे जितने की अनाज
जितने की वस्तु का वह उपभोग करता है। ठीक है, तो जो ब्रेड लेबर का सिद्धांत है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है, क्लास का डिवीजन नहीं किया जाता। डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, एक आदमी कुर्सी बनाएगा, एक कपड़े बनाएगा, एक जूता बनाएगा, एक कहीं करेगा, तो डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, लेकिन क्लास का डिवीजन नहीं किया। चाहे मजदूर हो या मालिक हो, दोनों मिलकर के एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि दोनों मिल में जाकर के, फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं, तो चाहे मजदूर हो या मालिक हो, अल्टीमेटली दोनों के अंदर मजदूर वाली फीलिंग होती है, और इससे मालिक को भी श्रम की कीमत पता चलती है कि श्रम क्या है, तो फिर वो मजदूरों का और श्रम की इज्जत करता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर और नोट, ठीक है, इससे वो कुल मिलाकर के क्या होती है, डिग्निटी ऑफ लेबर की एस्टैब्लिशमेंट होती है। ठीक, तो ये था ब्रेड लेबर का सिद्धांत। नॉन पसेशन या अपरिग्रह का सिद्धांत, ठीक है, ये उपनिषदों में है, फिर जैनिज्म में है, और फिर गांधी जी ने भी अपरिग्रह माने नॉन पसेशन, यानी हमारे पास जो कुछ भी है उसके स्वामी नहीं है। तो ये नॉन पसेशन का जो गांधी जी का सिद्धांत है, गांधी जी मानते हैं कि पसेशन लेड वायलेंस, अगर हम अपने आप को वस्तुओं का मालिक मानने लगे तो इससे हिंसा बढ़ती है। कैसे हिंसा बढ़ती है? गांधी जी कहते हैं दो तरीके। पहला तरीका, जो हमारे पास है हम उसकी रक्षा करने के लिए दिन रात काम करेंगे, और उसकी रक्षा के लिए हमें हो सकता है वायलेंस का सहारा भी लेना पड़े, और दूसरा, हमारे पास जो है हम उसको बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। ये दोनों इच्छा, जो है उसकी रक्षा और जो है उससे और ज्यादा बढ़ाने की इच्छा, ये दोनों इच्छाएं अगर आ जाती है तो अल्टीमेटली गांधी जी कहते हैं उससे हिंसा का जन्म होता ही होता है, क्योंकि आप उससे फिर किसी को धोखा देंगे, किसी को लूटेंगे, किसी का शोषण करेंगे, और यही सब हिंसा के रूप है। ठीक है, गांधी जी के नॉन पसेशन में नॉन होर्डिंग एंड नॉन स्टीलिंग भी शामिल है। नॉन होर्डिंग माने काला बाजारी, हद से ज्यादा चीजों को जमाखोरी करना, ये भी गांधी जी के हिसाब से गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यही नॉन पसेशन का गांधी जी, और नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। ठीक है, ये गांधी जी का जो नॉन पसेशन का सिद्धांत है, ये संतोषम परमं सुखम की फिलॉसफी से मैच करता है, यानी संतोष ही परम सुख है, जितना है उतने में काम चलाओ। ठीक है, आज के बारे में सोचो, कल के बारे में नहीं, तो ज्यादा चीजों को पसेस करना नहीं। ठीक है, नो वन पसेस एनीथिंग। गांधी जी कहते हैं वास्तविकता यह है कि अल्टीमेटली संसार में हमारे पास जो कुछ भी, हम उनमें से किसी के स्वामी नहीं है। एक दिन ऊपर चले जाएंगे, सब चीजें यहीं पर रह जाएंगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे पास जो कुछ भी चीज है उसमें केवल हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि उसमें समाज का, प्रकृति का, सबका कंट्रीब्यूशन है। इसलिए हम ये भ्रम में रहते हैं कि हमारे पास जो है हम उसके स्वामी हैं, हम उसके स्वामी नहीं है। ठीक है, पसेशन कॉज अटैचमेंट। पसेशन माने जो चीज मेरे पास है वो मेरा है, इस वाली भावना जब हमारे अंदर आ जाती है तो अपने आप हमारे अंदर अटैचमेंट आ जाता है, उसके साथ जुड़ाव हो जाता है, उसके साथ आसक्ति आ जाती है, और हम अध्यात्म से दूर हो जाते हैं। और इस प्रकार से ही गांधी जी के कुछ सिद्धांत हैं। गांधी जी के इकोनॉमिक्स के सिद्धांत में हम लोग थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।